नमस्कार, मैं रविश कुमार। चुनाव आयोग को सुनना चाहिए कि विपक्ष के सांसदों ने आयोग को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में क्या क्या कहा है। राज्यसभा में राजद सांसद मनोज झा तो लोकसभा में तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा का बयान सुनना चाहिए। डीएमके सांसद ए राजा का बयान, तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी और समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने इस संस्था की घटती विश्वसनीयता के सवाल उठाए हैं। चुनाव के समय आयोग के कई एक्शन को लेकर पब्लिक में भी खूब बहस हुई है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने तो बाकायदा पत्र लिखा था कि आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहा है, जबकि पहले के चुनावों में नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती थी। मतदान समाप्ति के बाद जब आयोग ने दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तब भी यह सवाल उठा था। जो जवाब दिया गया वो संतोषजनक नहीं था। 77 दिनों तक 2024 का चुनाव चला और केवल 2 बार चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि लिखित जवाब दिया जा रहा था। 100 से अधिक प्रेस नोट जारी किए गए, इनमें नोटिस भी शामिल हैं। नोटिस या प्रेस नोट कभी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस का विकल्प नहीं हो सकता है। 2019 में कुछ चरणों के मतदान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही, लेकिन यह प्रथा अब बंद हो गई। उसी तरह फॉर्म 17C को लेकर कितनी बहस हुई। कम मार्जिन वाली सीटों पर बीजेपी की जीत को लेकर भी सवाल उठे। कुछ राज्यों में आयोग ने कई अफसरों को बदला, लेकिन वहीं दूसरे राज्यों में देखने को मिला कि कुछ अफसर सेवा विस्तार पाकर अपने पद पर जमे ही रहे। राज्यसभा में राजद सांसद मनोज झा ने चुनाव आयोग की घटती विश्वसनीयता का जिक्र किया है। हम मनोज झा के बयान का हिस्सा सुनाएंगे, लेकिन यह भी बताना चाहते हैं कि इसी वीडियो में पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के एक लेख का भी जिक्र करेंगे जो उन्होंने हिंदू अखबार में लिखा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश में बहुत बुरा हुआ चुनाव के दौर में। भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, टोटी तोड़ ले जाएगा, बिजली काट देगा। सर परेशान हुए हम लोग। मैं चुनाव देख रहा था बैकरूम से, कंप्लेन कर रहा था इलेक्शन कमीशन को, जिसको दाद दी गई है अभिभाषण में। सर कंप्लेन फर्स्ट पेज में किया, परसों मेल आता है, परसों डे फॉर यस्टरडे, अपना नाम, पता, असेंबली नंबर, मोबाइल नंबर भेजिए। अब किस बात का भैया, अब किस बात का? ये व्यवस्थाएं हैं। इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे एक सर्वे हुआ, 28% लोगों का सिर्फ भरोसा है। इससे ज्यादा भरोसा तो पंचायत वेब सीरीज में फुलेरा के ग्राम प्रधान का है। लोगों को यह सोचना चाहिए। लोकसभा में तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी जब चुनाव आयोग के बारे में बोलने लगे, आक्रामक हो गए। बाद में स्पीकर ने उनके भाषण से आयोग को लेकर की गई तमाम टिप्पणियों को हटाया भी। कल्याण बनर्जी श्रीरामपुर से सांसद हैं। उन्होंने आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाया। The Honorable Chief Minister Mamata Banerjee raised so many questions about the role of the Election Commission of India. Now the question is whether the Election Commission of India has conducted election in 2024 impartially. We are saying, you are saying this. This is a charge against the Election Commission of India. Now, sir, speeches have been delivered. Hatred speech have been delivered. Hatred speech against the minority community, Muslims have been delivered. What steps have been taken by the Election Commission of India against them? What steps? Only steps against the opposition. All these steps against the opposition leaders. 16 मार्च 2024 को चुनाव का ऐलान हुआ था, लेकिन उससे कुछ दिन पहले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा हो जाता है। वह भी रहस्य ही बना रहा। चुनाव की घोषणा से पहले 2 आयुक्तों की नियुक्ति की गई। 7 चरणों में चुनाव कराने की बात को लेकर खुद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है, चुनाव कम से कम 1 महीने पहले खत्म कर देना चाहिए था। इतनी गर्मी में नहीं जाना चाहिए था। आगे के लिए हमने सीख ले ली। सवाल तो शुरू में ही हुए और उससे पहले के कई चुनाव में हुए कि चुनाव आयोग कई चरणों में चुनाव क्यों करा रहा है। लेकिन तब राजीव कुमार ने व्यवस्था का जिक्र किया और कारण बताया था।
पश्चिम बंगाल के चुनाव में चुनाव आयोग की सक्रियता कुछ अलग नजर आ रही थी। चुनाव की घोषणा होते ही आयोग ने पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुख को राजीव कुमार को पद से हटा दिया। मुर्शिदाबाद के डीआईजी को भी पद से हटा दिया गया। यही नहीं, पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी और अतिरिक्त चुनाव अधिकारी को भी हटाया गया। चुनाव के दौरान भी तृणमूल कांग्रेस ईसी पर इन्हीं मामलों को लेकर आरोप लगाती रही। ईसी ने दूसरे राज्यों के भी गृह सचिव तो बदले हैं, लेकिन फिर यूपी के मुख्य सचिव तत्कालीन तब के दुर्गा शंकर मिश्रा कैसे अपने पद पर बने रहे, जबकि उन्हें कितनी बार सेवा विस्तार देकर इस पद पर रखा गया। क्या उन पर आयोग को कभी संदेह नहीं हुआ, जिस तरह से पश्चिम बंगाल के पुलिस प्रमुख को लेकर हुआ होगा, कई राज्यों के गृह सचिव को लेकर हुआ होगा। The fourth theme in the Honorable President's address, the Election Commission of India. The speech expresses gratitude to the ECI for conducting the largest election in the world. With all humility, with no intent to denigrate the office of what used to be the august constitutional body of this land, let us as members of this opposition put on record that we won in spite of the EC, not because of it. The commissioners chosen by a government-dominated panel in willful disobedience of the Supreme Court turned a deaf ear to the most egregious violations of the Model Code of Conduct by the ruling party, by the Honorable Prime Minister with his hate-filled speeches and his divisive religion-based rhetoric. This country has been ashamed and disgusted by the language used against minorities during this campaign. This election will go down in history where an eager and compliant election commission turned a blind eye and a deaf ear against the excesses of the ruling party when the MCC was in effect. Opposition leaders were arrested, party accounts were frozen, ED and CBI even came into our election offices with impunity. Ultimately, the voters took charge and they said, "बहुत हो गया." Enough is enough. केवल तृणमूल कांग्रेस ही चुनाव आयोग को लेकर सवाल नहीं उठा रही थी, बल्कि कोलकाता हाईकोर्ट ने भी चुनाव आयोग की आलोचना की थी। भारतीय जनता पार्टी द्वारा तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जारी किए गए एक अपमानजनक विज्ञापन पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। बीजेपी के विज्ञापनों में तृणमूल कांग्रेस को सनातन विरोधी से लेकर चोर कहा जा रहा था। जस्टिस सब्यसाची भट्टाचार्य की एकल पीठ ने अपने आदेश में कहा कि बीजेपी द्वारा साइलेंस पीरियड में जारी किए गए विज्ञापन आचार संहिता का उल्लंघन तो है ही, साथ ही वे आधारहीन हैं, अपमानजनक भी हैं और अपने प्रतिद्वंदी पर निजी हमले करते हैं। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग की आलोचना की और कहा कि इस तरह के विज्ञापनों को रोकने में आयोग असफल रहा है। चुनाव के दौरान बीजेपी के कई नेता धार्मिक और सांप्रदायिक टोन में भाषण देते रहे, मगर उन पर कोई रोक नहीं लगी। मतदान समाप्ति के बाद जब आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तब मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रधानमंत्री के भाषणों में सांप्रदायिक रुझान पर एक शब्द नहीं कहा। इस बात का श्रेय जरूर ले लिया कि महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों पर नजर रखी गई, लेकिन यह नहीं बताया कि एक समुदाय मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह से जो टिप्पणियां की जा रही हैं, उन पर कितनी नजर रखी गई। चुनाव आयुक्त ने कहा कि महिलाओं पर जब भी टिप्पणियां की गई, तुरंत कार्रवाई की गई। थोड़ा सांप्रदायिकता के खिलाफ भी श्रेय ले सकते थे, मगर शायद लेने के लिए नहीं रहा होगा। चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री की भाषा को लेकर जब शिकायत की गई, तो फैसले में काफी देरी हुई और दिखा कि किस तरह से संतुलन बनाने के लिए राहुल गांधी को भी उसी भाषा में चेतावनी दी गई। आयोग ने सीधे प्रधानमंत्री को नोटिस जारी नहीं किया, बल्कि पार्टी अध्यक्ष को किया, जबकि उसी समय कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला और सुप्रिया श्रीनेत, आम आदमी पार्टी की आतिशी सिंह और भाजपा के दिलीप घोष को उनके नाम पर नोटिस जारी हुए थे। मगर प्रधानमंत्री मोदी के लिए नई व्यवस्था बनी और संतुलन के लिए राहुल गांधी के मामले में भी यह व्यवस्था बनाई गई और कांग्रेस के अध्यक्ष को नोटिस जारी किया गया। नोटिस में आयोग ने प्रधानमंत्री का नाम तक नहीं लिया। मीडिया में कुछ जगह यह भी छपा है कि यह पहली बार हुआ है कि स्टार प्रचारक के खिलाफ नोटिस
उनके अध्यक्ष को भेजा गया हो। अपने नोटिस में चुनाव आयोग ने लिखा था कि आयोग ने यह विचार बनाया है कि व्यक्तिगत रूप से स्टार प्रचारक अपने भाषण के लिए जिम्मेदार तो रहेंगे, लेकिन आयोग अलग अलग केस के आधार पर पार्टी के अध्यक्ष से भी जवाब मांगेगा। लेकिन 16 मार्च को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, तब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने साफ साफ कहा था कि इस बार स्टार प्रचारक को कोई रियायत नहीं दी जाएगी। वो इस तरह का बहाना अब नहीं कर सकते हैं कि फला नियम नहीं मालूम था, इसलिए हर पार्टी को एक बुकलेट बनाकर दे दी गई है कि स्टार प्रचारक की हदें क्या क्या हैं। इस तरह की रियायत प्रधानमंत्री मोदी को क्यों दी गई, यह बात समझ में नहीं आई। क्या यह लेवल प्लेइंग फील्ड के सिद्धांत के खिलाफ नहीं था? क्या इस चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड था? 2 राज्य के मुख्यमंत्री एक तो चुनाव की घोषणा के बाद गिरफ्तार किए गए और हेमंत सोरेन चुनाव शुरू होने से पहले ही इस्तीफा देते हैं और गिरफ्तार किए जाते हैं। यह सब याद दिलाना जरूरी है, तभी आप ठीक से देख पाएंगे कि विपक्ष के सांसद क्यों चुनाव आयोग को लेकर सवाल उठा रहे हैं, और पूछ पाएंगे जब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर तमाम विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग से कहा कि रोकिए, यह लेवल प्लेइंग फील्ड के खिलाफ है, तब चुनाव आयोग ने क्या किया, यह सवाल अब तो आप पूछ सकते हैं। इस चुनाव में टर्नओवर के आंकड़ों को लेकर कितने सवाल उठे, हर बूथ के फॉर्म 17C को लेकर भी सवाल उठे। जेडीयू के सीतामढ़ी से सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उन्होंने कथित तौर पर कहा कि वे यादवों का, मुसलमानों का काम इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इन समुदायों ने उन्हें वोट नहीं दिया। यह नतीजा आने के बाद हुआ। इस मसले पर हम पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा के लेख की बात करना चाहते हैं, लेकिन पहले समझना चाहिए कि किसी सांसद को कैसे पता है कि उसे किसने वोट दिया, किसने नहीं। भले व्यक्तिगत स्तर पर ना पता चले, लेकिन समुदाय या जाति के हिसाब से भी पता चल जाना ये मतदान की गोपनीयता के खिलाफ लगता है। इसका कारण यह है कि बूथ के हिसाब से आंकड़े आते हैं, उससे अंदाजा मिल सकता है कि यह किस जाति या समुदाय विशेष का इलाका है। भारत में गांव और कस्बे ही नहीं बल्कि शहरों के मोहल्ले भी जाति और धर्म की पहचानों पर बटे हुए हैं, बसे हुए हैं। ऐसे में किसी खास बूथ का डेटा बता सकता है कि किसने किसे वोट नहीं दिया होगा। क्या आप एक वोटर की हैसियत से, एक नागरिक की हैसियत से ये चाहेंगे कि आपने चुनाव में किसे वोट दिया, ये मतगणना के बाद आपके यहां से जीते हुए MP या MLA को पता चल जाए? क्या इससे आपके साथ भेदभाव होने की आशंका नहीं होगी? तो सवाल है कि एक उम्मीदवार को यह नहीं पता चले, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए, क्या कुछ किया भी जा सकता है? पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने द हिंदू में एक लेख लिखा है, अपनी तरफ से इसका समाधान बताया है। ईवीएम के आने के बाद बैलेट बॉक्स के वोट को मिलाने की प्रक्रिया बंद हो गई। पहले मिलाई जाती थी क्योंकि ईवीएम में ऐसा करना संभव नहीं। इसे दूर करने के लिए 2007 में खुद ईसी ने टोटलाइजर तकनीक के इस्तेमाल का प्रस्ताव किया। ईसी ने तब सभी राजनीतिक पार्टियों ने इसके इस्तेमाल से सहमति जताई। इसका मार्च 2009 में मेघालय और यूपी के उपचुनाव में सफलतापूर्वक परीक्षण भी हुआ, लेकिन बाद में यह मुद्दा चुनाव आयोग, सरकार और कोर्ट के बीच घूमता रहा और 2014 के बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हिंदी के अखबारों में ऐसे लेख नहीं छपेंगे, इसलिए हिंदी के दर्शकों तक यह बात पहुंचनी चाहिए। इसलिए हमें लगा कि आप तक यह बात पहुंचाते हैं। आखिर क्यों मोदी सरकार ने टोटलाइजर तकनीक का विरोध किया? 2011 में ही मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि वह चुनाव आयोग के सुझाव के अनुसार टोटलाइजर तकनीक के इस्तेमाल के लिए चुनाव संचालन के नियम 1961 में जरूरी बदलाव करे। आयोग इन नियमों में बदलाव करने की सिफारिश करता रहा, मगर कुछ हुआ नहीं। कुछ साल बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। अप्रैल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा था कि क्यों नहीं आयोग मौजूदा नियमों के तहत ही टोटलाइजर के इस्तेमाल की इजाजत दे देता है। तब भी चुनाव आयोग ने कहा कि उसके लिए नियम बदलने ही पड़ेंगे। इस बीच लॉ कमीशन ने भी अपनी 255वीं रिपोर्ट में टोटलाइजर के इस्तेमाल के चुनाव आयोग के प्रस्ताव से सहमति जताई, लेकिन मोदी सरकार ने फरवरी 2016 में कोर्ट से कह दिया टोटलाइजर का इस्तेमाल व्यापक जनहित से नहीं जुड़ता है, जबकि तब तक चुनाव आयोग यही कह रहा था कि मतगणना के दौरान टोटलाइजर का इस्तेमाल
मतदाताओं के हितों की रक्षा के लिए निहायत ही जरूरी है। मार्च 2016 में चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों को मिलने के लिए बुलाया। तब बीएसपी, कांग्रेस, एनसीपी ने इसके इस्तेमाल से सहमति जता दी, मगर भाजपा ने इसका विरोध किया। 2016 में ही सरकार ने इस मुद्दे पर मंत्रियों की एक समिति बनाई जो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि बूथ के अनुसार वोटिंग पैटर्न का सार्वजनिक होना विकास के कार्यों को बढ़ाने वाला साबित होता है। अगर बूथ से वोटिंग का डेटा नहीं मिलेगा तो फिर बूथ अध्यक्ष क्या करेगा? अब आप ये समझिए। आप इस बिंदु पर भी दिमाग लगा सकते हैं। पूर्व चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने एक दिलचस्प बात लिखी है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने टोटलाइजर तकनीक का विरोध इस आधार पर किया था कि ईवीएम से डेटा लीक हो सकता है ना? कमाल की बात। लोकसभा में अखिलेश यादव ने कहा वे हमेशा ईवीएम का विरोध करते रहेंगे। मॉडल ऑफ कंडक्ट जब चुनाव हुआ, लागू हुआ, उस समय मैंने देखा कि कुछ लोगों पर मेहरबान रही सरकार और कमीशन भी। कई मैं बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, लेकिन कहीं ना कहीं प्रश्न उस संस्था पे भी लगा है, और अगर उस संस्था पर प्रश्न लगा है तो लगाने वाली सरकार की वजह से लगा है। इसलिए अगर निष्पक्ष होगी वो संस्था तो न केवल हमारा लोकतंत्र स्वस्थ होगा बल्कि हमारे लोकतंत्र और मजबूत दुनिया में दिखाई देगा। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। चुनाव आयोग की भूमिका, उसके अधिकारों पर बहस होती रहनी चाहिए। इसके लिए संसद ही उपयुक्त जगह है, लेकिन सदन में दूसरी संस्था के बारे में बात करने का शायद नियम नहीं, क्योंकि आयोग को वहां अपना पक्ष रखने का मौका नहीं मिलेगा। तो क्यों ना यही बहस ऐसी जगह हो जहां आयोग को भी अपना पक्ष रखने को मिले और जनता को देखने को मिल जाए कि क्या इस चुनाव में चुनाव आयोग निष्पक्ष था। इसकी शुरुआत चुनाव आयोग नियमित प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर सकता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।